हेलो दोस्तों, मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं यूपी पीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट में जो कंप्यूटर के ओ लेवल में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, खास तौर पर सी++, सी शार्प और जावा प्रोग्रामिंग से रिलेटेड। जैसे कि आप लोग ने प्रीवियस ईयर पेपर से ये ऑब्जर्व कर ही लिया होगा कि मैक्सिमम क्वेश्चंस यहाँ पर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से पूछे जाते हैं, और अगर आपने इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पर अपनी पकड़ बना ली तो आपका 50% काम यहाँ पे आसान हो जाएगा। तो आज के सेशन में हम लोग इन्हीं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पर बात करेंगे, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस पर एक चर्चा यहाँ पर हम लोग करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें सी++, सी शार्प या जावा, ये किस तरीके की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो ये चारों ही अगर हम बात करें तो ये हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कैसी लैंग्वेजेस होती हैं, जैसे कि नाम से ही आपको पता चल रहा है कि ये हाई लेवल होती हैं। हाई लेवल का मतलब है कि ये कंप्यूटर के लिए हाई लेवल होती हैं, मतलब कि कंप्यूटर को ये लैंग्वेज समझ में नहीं आती, कंप्यूटर के ऊपर से बाउंस हो जाती है, तो कंप्यूटर कहता है कि ये हाई लेवल है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में जो कोडिंग की जाती है वो इंग्लिश लैंग्वेज में की जाती है, और कंप्यूटर को इंग्लिश समझ में नहीं आती, ये आप लोग जानते हैं। कंप्यूटर को जो लैंग्वेज समझ में आती है वो लैंग्वेज कौन सी है? 0 और 1। जो हम लोगों को समझ में नहीं आती, जो प्रोग्रामर को आसानी से समझ में नहीं आती, इसलिए इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम क्या बोलते हैं? हाई लेवल। अब क्वेश्चन ये उठता है कि अगर ये कंप्यूटर को समझ में नहीं आती, हमें समझ में आती है, तो ये लैंग्वेज कंप्यूटर को समझ में कैसे आएगी? तो आंसर बहुत क्लियर है, विद द हेल्प ऑफ ट्रांसलेटर। ट्रांसलेटर की मदद से हम कंप्यूटर को ये समझाने की कोशिश करते हैं कि हमने जो सी में कोड लिखा है, या सी++ लैंग्वेज में जो कोड लिखा है, या जावा में जो कोड लिखा है, ये कोड आखिरकार क्या है। तो ट्रांसलेटर क्या करता है, इन हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में या मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, जो कि 0 और 1 के फॉर्म में हो जाती है। अब कंप्यूटर कहता है, अरे वाह, मुझे तो मजा आ गया, अब ये जो आपने लिखा था, अब असल में हमें ये समझ में आया कि ये है क्या। इसका मतलब इन सभी लैंग्वेजेस में ट्रांसलेटर का यूज किया जाता है। तो अब आपको ये याद रखना है कि हाई लेवल लैंग्वेजेस में ट्रांसलेटर का यूज करते हैं। अब यहाँ पर ट्रांसलेटर कौन से हो सकते हैं? कंपाइलर हो सकता है और इंटरप्रेटर हो सकता है। वैसे तो असेंबलर भी एक ट्रांसलेटर है, लेकिन उसका इस्तेमाल हम लो लेवल लैंग्वेज में करते हैं, असेंबली लैंग्वेज में करते हैं। लेकिन यहाँ पर जिस ट्रांसलेटर का यूज करते हैं हाई लेवल लैंग्वेज में, वो या तो कंपाइलर होगा या इंटरप्रेटर होगा। जावा एकमात्र ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों का यूज किया जाता है, दोनों ही ट्रांसलेटर का यूज किया जाता है। तो चलिए इसी के बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा करते हैं, और एमसीक्यूज और क्वेश्चंस के माध्यम से भी ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये लैंग्वेजेस किस तरीके से काम करती हैं। हैव अ लुक गाइस। देखिए, साथ ही साथ अगर हम आपको ये बता दें, एक बैच के रिगार्डिंग भी कई सारे स्टूडेंट्स की क्वेरीज आती हैं कि सर यूपी पीसीएल के रिगार्डिंग एक परफेक्ट बैच लॉन्च कर दीजिए जिससे कि हम कंप्यूटर में क्वालिफाई हो पाए। तो मेरा मानना तो ये है कि आपको क्वालिफाई नहीं होना है, आपको यहाँ पर एक अच्छे मार्क्स भी स्कोर करने हैं। आपको ये मान के चलना है कि ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगर आप इसको क्वालिफाई नहीं बल्कि स्कोरिंग सब्जेक्ट मान के चलेंगे तो आप बहुत आसानी से इसमें क्या हो जाएंगे? क्वालिफाई हो जाएंगे। तो इसको लेकर एक बैच भी स्टार्ट किया गया है जो कंप्यूटर ओरिएंटेड है। ओ लेवल के बेसिस पर यूपी पीसीएल में जिस तरीके के क्वेश्चंस टारगेट किए जाते हैं, उसी के बेसिस पर यह बैच लॉन्च किया गया है। इस बैच की फैसिलिटीज आप एक बार सुन लीजिए अच्छे से। बैच 15 अक्टूबर को स्टार्ट किया गया था। ये लाइव मोड में आपका बैच चल रहा है। बैच की टाइमिंग आपकी 6 PM पर है। 60+ आवर का ये आपका कोर्स रहने वाला है, जो लाइव प्लस रिकॉर्डेड दोनों सेशंस में आपको अवेलेबल होगा। चैप्टर वाइज एक्सप्लेनेशन यहाँ पर होगी, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज आपको मिलेंगे, प्रैक्टिस करवाई जाएगी टिल योर एग्जाम। ऑल पीडीएफ नोट्स आपको यहाँ पर मिलेंगे जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे आप पढ़ सकते हैं। वैलिडिटी इसकी रहेगी दैट इज ऑफ 12 मंथ्स। 12 महीने के लिए यह पैक आपके लिए वैलिड रहने वाला है। इस पूरे
पैकेज की जो कॉस्ट रहने वाली है वो 799 रुपीज़ है। बाकी अगर आप इससे कनेक्ट होना चाहते हैं, ओ लेवल की तैयारी करना चाहते हैं और यूपीपीसीएल में कंप्यूटर सब्जेक्ट जो कि 80% कैंडिडेट्स क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, इसे अगर आप क्वालिफाई करना चाहते हैं विद गारंटी, तो आप दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगा, एज वेल एज कमेंट बॉक्स में भी आपको बाय लिंक मिल जाएगा। उस पर क्लिक करके आप प्रोसीड कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, एनरोल कर सकते हैं इस बैच को। और अगर कोई भी कंफ्यूजन है, आपको कोई भी क्वेरी है बैच के रिगार्डिंग, तो दिए गए नंबर पर आप कॉल या व्हाट्सएप करके भी पूछ सकते हैं। तो आई थिंक कि आपको समझ में आ गया कि इस बैच में आपको क्या क्या मिलने वाला है और कंप्यूटर की प्रिपरेशन आपकी कैसे होगी। टिल एग्जाम तक यहाँ पर हम आपको गाइड करेंगे, रिवाइज करवाएंगे, प्रैक्टिस करवाएंगे और इतनी प्रैक्टिस करवा देंगे कि आपको कंप्यूटर किसी अलग सोर्स से पढ़ने की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी फील नहीं होगी। तो चलिए आज के सेशन को कंटिन्यू करते हैं। हैव अ लुक गाइस। पहला क्वेश्चन सी प्रोग्रामिंग से यहां पर दिया गया है और क्वेश्चन है सी इज अ विच लेवल लैंग्वेज। सी आपकी किस तरीके की लैंग्वेज है? लो लेवल, हाई लेवल, लो प्लस हाई, या फिर नन ऑफ दीज। तो अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था कि सी, सी प्लस प्लस, जावा या सी शार्प, ये सब आपकी कैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। हाई लेवल कैटेगरी में हम इसको रखते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज सेकेंड हाई लेवल लैंग्वेज। नेक्स्ट, सी इज अ डैश टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी हाई लेवल तो है, ये तो समझ में आ गया, लेकिन किस टाइप की ये लैंग्वेज है ये भी जान लेते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, प्रोसीजरल है, बिट लेवल लैंग्वेज है, या फंक्शनल लैंग्वेज है? तो यहां पर जो करेक्ट आंसर बनेगा दैट इज कॉल्ड प्रोसीजरल लैंग्वेज। आंसर क्या होगा? ये एक प्रोसीजरल लैंग्वेज है। अब आप पूछेंगे कि सर प्रोसीजरल लैंग्वेजेस क्या होता है? एक ऐसी लैंग्वेज जो एक स्पेसिफिक प्रोसीजर को फॉलो करती हैं, जो एक स्पेसिफिक स्टेप्स को फॉलो करती हैं, उन्हें हम प्रोसीजरल बोलते हैं। जैसे अगर सी लैंग्वेज में अगर आपको कोई कोड लिखना हो तो उसके लिए एक प्रोसेस है कि आपको हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच, देन वॉइड मेन, देन उसके बाद पैरेंथेसिस ऑन, उसके अंदर आपको कोडिंग, फिर उसके बाद पैरेंथेसिस ऑफ, इस तरीके से आपको पूरा करना होगा। तो ये आपने एक प्रोसीजर को फॉलो किया और इसी की मदद से आपने क्या किया? सी में किसी भी कोड को रन किया। तो ये कैसी लैंग्वेज हो गई? प्रोसीजरल। क्या ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होती है? तो आंसर है बिल्कुल नहीं, सी आपकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं होती है। नेक्स्ट देखिएगा, सी लैंग्वेज वॉज इन्वेंटेड इन विच लैबोरेटरी। सी लैंग्वेज को किस लैबोरेटरी में बनाया गया? कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा इसको AT&T's बेल लैबोरेटरी में बनाया गया। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को भी यहीं पर बनाया गया है। सी प्लस प्लस लैंग्वेज को भी इसी लैबोरेटरी में डेवलप किया गया है और ये लैबोरेटरी है आपकी AT&T's बेल लैबोरेटरी। नेक्स्ट, सी लैंग्वेज वॉज इन्वेंटेड टू डेवलप विच ऑपरेटिंग सिस्टम। सी लैंग्वेज को जो बनाया गया वो किस ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप करने के लिए बनाया गया? तो इसके पीछे का मेन मोटिव क्या है? वैसे तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स, बहुत सारे वायरस, बहुत सारे एंटीवायरस सी प्रोग्रामिंग की मदद से बनाए जाते हैं, क्योंकि सी इज कॉल्ड द मदर ऑफ ऑल द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। अगर सी आपने सीख ली अच्छे से तो फिर तो बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे ऑटोमेटिकली पकड़ बन जाती है। तो सी लैंग्वेज वॉज इन्वेंटेड टू डेवलप विच ऑपरेटिंग सिस्टम? आंसर होगा इस केस में यूनिक्स। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप किया गया है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदद से। और यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो इसको बनाने के लिए मिस्टर केन थॉमसन और डेनिस रिटची, इन दोनों का योगदान रहा है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। जबकि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जो फाउंडर माने जाते हैं, जो जनक माने जाते हैं, वो है मिस्टर डेनिस रिटची। क्लियर? नेक्स्ट सुनिएगा, ये रहा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अ सी प्रोग्राम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ। कह रहा है जो सी प्रोग्राम होता है वो किसके कॉम्बिनेशन से बनता है? क्या इसमें स्टेटमेंट्स होते हैं, फंक्शंस होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, या ये सभी होते हैं? तो सी प्रोग्राम को बनाने के लिए स्टेटमेंट्स की भी रिक्वायरमेंट होती है, फंक्शन की भी रिक्वायरमेंट होती है, वेरिएबल्स की भी रिक्वायरमेंट होती है, और आंसर यहां पर आपका क्या बनेगा गाइस? बिल्कुल सही, दैट इज ऑल ऑफ दी अबव। क्लियर है? नेक्स्ट देखिएगा, सी प्रोग्राम्स आर कन्वर्टेड इनटू मशीन लैंग्वेज विद द हेल्प ऑफ।
अभी स्टार्टिंग में ही हमने आपको बताया था कि सी, सी प्लस प्लस या जावा जैसे प्रोग्राम्स में हाई लेवल लैंग्वेज क्योंकि ये होती हैं, इसलिए यहाँ पर किसी ना किसी ट्रांसलेटर का यूज़ किया जाता है इनको हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए। तो अब पूछा जा रहा है कि सी प्रोग्राम्स को कन्वर्ट किया जाता है लो लेवल लैंग्वेज या फिर मशीन लैंग्वेज में किसकी मदद से? एडिटर, कंपाइलर, ऑपरेटिंग सिस्टम या ऑल ऑफ दीज? तो करेक्ट आंसर यहां पर होगा कंपाइलर की मदद से। कंपाइलर का काम क्या होता है? किसी भी सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड या मशीन कोड में कन्वर्ट करने का। और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी जाता है कि कंपाइलर किसको किस में कन्वर्ट करता है। तो आंसर होगा ऑब्जेक्ट कोड को मशीन कोड में, या फिर आप कह सकते हैं सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में या सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करने का काम किसका है? कंपाइलर का है। सोर्स कोड क्या होता है? सोर्स कोड वो कोड होता है जो एक प्रोग्रामर लिखता है, और मशीन कोड वो होता है जो कंपाइलर कन्वर्ट करता है। तो इसका मतलब कि कंपाइलर का काम क्या है? सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में या सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करना। क्या ये बात समझ में आई? वेरी गुड। आगे देखिए, हाउ मेनी लूप्स आर देयर इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? सी प्रोग्रामिंग में कितने तरीके के लूप्स होते हैं? 2, 3, 4 या 1? तो आंसर है सी प्रोग्रामिंग में अगर आपने काम किया हो तो आप जानते होंगे इसमें 3 तरीके के लूप्स होते हैं। ये 3 तरीके के लूप्स कौन कौन से होते हैं? फॉर लूप, वाइल लूप और डू वाइल लूप। देखिए, लूप का मतलब क्या है? जब आपको किसी भी प्रोग्राम को नंबर ऑफ आइट्रेशंस में चलाना होता है, कई बार आपको एग्जीक्यूट करना होता है, तो उसे हम बोलते हैं लूप्स में। तो यहाँ पर फॉर लूप का यूज होता है कंडीशन के लिए, वाइल लूप का यूज होता है और डू वाइल लूप का यूज होता है। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, व्हाट शुड बी द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? यहाँ पर एक कोड लिखा हुआ है और आपसे पूछा गया है कि इस कोड का आउटपुट क्या होगा। सोचिए एक बार। इंट मेन इंटीजर a is equals to 10 divided by 3 printf %d कॉमा a सेमीकोलन रिटर्न 0। तो अगर आप यहां पर देखें तो यहां पर %d के साथ में a लिखा गया है। इसका मतलब कि a का जो रिजल्टेंट यहां पर होगा वही आउटपुट होगा। तो a में क्या वैल्यू दी गई है? 10 डिवाइडेड बाई 3। 10 को 3 से डिवाइड किया गया है, यानी 3.33 समथिंग आंसर आना चाहिए, है ना। तो यानी फर्स्ट आपको लग रहा होगा, लेकिन नहीं, क्योंकि यहां पर प्रिंटफ में दिया हुआ है %d। d कहता है कि सिर्फ इंटीजर वैल्यू को ही एक्सेप्ट करेंगे। %f कहता है फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू, यानी पॉइंट्स में जो वैल्यू होगी। और इंटीजर वैल्यू के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? %d का। इंटीजर का मतलब होता है जैसे +3, -3, जिसमें डेसिमल वैल्यूज आपकी नहीं आती हैं, उनको हम बोलते हैं क्या? इंटीजर वैल्यूज। तो यहां पर आपका आंसर 3.33 ना आकर क्या हो जाएगा? इस केस में सिर्फ 3 हो जाएगा, क्योंकि डेसिमल की बाद वाली वैल्यूज ये क्या कर देगा? इग्नोर कर देगा। तो आंसर यहां पर आपका आएगा थर्ड इज द करेक्ट वन। क्या ये बात समझ में आई? तो इंस्टेड ऑफ प्रिंटिंग 3.33 बिकॉज ऑफ %d इज गिवन, तो आंसर यहां पर क्या बनेगा? द आंसर विल बी 3 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, व्हाट शुड बी द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम? एक दूसरा कोड दिया गया है, इसका आउटपुट बताइए। इंट मेन इंट a इज इक्वल्स टू 10.5 printf %d कॉमा a रिटर्न 0। तो वैसे ही क्वेश्चन है जैसे अभी हम लोग ने देखा था। तो a की वैल्यू यहाँ पर क्या दी हुई है? 10.5। printf में क्या प्रिंट करवाया जा रहा है? a की वैल्यू को। तो इसका मतलब 10.5 आंसर होना चाहिए था, लेकिन रुक जाइए, क्योंकि printf में %d फिर से गिवन है। अगर %f गिवन होता तो 10.5 आंसर होता, लेकिन यहाँ %d गिवन है जो अगेन इंटीजर को शो कर रहा है, तो आंसर 10.5 ना होकर 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर 10 इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया आप लोग को? आसान है। तो बस ऐसे ही कॉन्सेप्ट को अगर आप समझेंगे तो कोई भी आउटपुट अगर ये आपसे पूछेंगे तो आप कर पाएंगे। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज हैश इंक्लूड studio.h? जब भी हम सी प्रोग्राम लिखने लगते हैं तो उसकी पहली लाइन यही होती है, हैश इंक्लूड studio.h, हैश इंक्लूड conio.h, void main।
तो मेन के बाद तो आपका एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। उससे पहले ये जो दिए होते हैं studio.h और conio.h, ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होते हैं। क्या होते हैं? दीज आर कॉल्ड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। अब इसका मतलब क्या होता है? स्टूडियो का मतलब होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल, कोनियो का मतलब होता है कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल, और ये आपके क्या है? प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है। क्लियर है? तो बेसिकली जो हैश का साइन लगा हुआ है इसी को हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव डिनोट करते हैं। राइट, नेक्स्ट देखिएगा, सी प्लस प्लस। सी प्रोग्रामिंग के बाद में सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग बनी और यहीं से आपके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कॉन्सेप्ट भी आया। सी प्लस प्लस क्या है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बोथ प्रोसीजरल एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, या फिर फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। देखिए सी प्लस प्लस आपकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड तो है, लेकिन इसके साथ में फंक्शनल भी है, या आप कह सकते हैं इसके साथ में फंक्शनल नहीं, सॉरी, बल्कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के साथ में आप प्रोसीजरल लैंग्वेज की कैटेगरी में इसको रखते हैं। देखिए प्रोसीजरल क्या होता है, अभी हमने आपको बताया था। प्रोसीजरल वो लैंग्वेज होती है जिसमें एक स्पेसिफिक प्रोसीजर को फॉलो किया जाता है। तो सी प्लस प्लस लैंग्वेज में भी प्रोसीजर को फॉलो किया जाता है। जैसे कि सी प्रोग्रामिंग में स्टेप्स होते हैं, वैसे ही आपके सी प्लस प्लस में भी स्टेप्स होते हैं। तो आंसर क्या होगा कि सी प्लस प्लस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी है और इसके साथ साथ प्रोसीजरल भी है। तो थर्ड आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा। फंक्शनल नहीं है ये, सिर्फ प्रोसीजरल नहीं है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के साथ में प्रोसीजरल है। दैट्स व्हाई इट इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया? अब देखिए क्वेश्चन यहां पर यह भी बनता है, क्या सी प्लस प्लस प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है? तो आंसर है नहीं। सी प्लस प्लस आपकी प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये सेमी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में काउंट होती है। इसको याद रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच इज यूज्ड बाय द सी प्लस प्लस? सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में किस तरीके की अप्रोच को यूज किया जाता है? तो जितनी भी आपकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती हैं उनमें जो अप्रोच आपकी लगती है वो अप्रोच होती है नीचे से ऊपर की तरफ, यानी बॉटम अप अप्रोच को ये फॉलो करता है। बॉटम अप अप्रोच का मतलब क्या होता है कि जब भी आप किसी भी प्रोग्राम को बनाने लगते हैं तो आपको सबसे पहले बॉटम यानी उसके पीसेस के बारे में सोचना होता है, यानी मॉड्यूल्स के बारे में सोचना होता है, और फिर आपको ये सोचना होता है कि फाइनल आउटपुट जो हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा। तो इस अप्रोच को हम कहते हैं क्या? बॉटम अप अप्रोच। कुछ क्लियर हुआ? नेक्स्ट देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओरिजिनल क्रिएटर ऑफ द सी प्लस प्लस लैंग्वेज? सी प्लस प्लस लैंग्वेज के पापा का नाम बताइए या फाउंडर का नाम बताइए, किसने बनाई है सी प्लस प्लस लैंग्वेज? तो सी लैंग्वेज को बनाने वाले थे आपके मिस्टर डेनिस रिच्ची, जबकि सी प्लस प्लस लैंग्वेज के पीछे जिसका हाथ है वो कौन है? मिस्टर बजार्ने स्ट्रॉस्ट्रम। तो यानी थर्ड यहां पर आपका करेक्ट आंसर बनेगा, बजार्ने स्ट्रॉस्ट्रम, सी प्लस प्लस लैंग्वेज के फाउंडर। नेक्स्ट, दी सी प्लस प्लस लैंग्वेज इज डैश ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। सी प्लस प्लस आपकी कैसी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है? प्योर है, नॉट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, सेमी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, या फिर नन ऑफ दीज है? तो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि ये प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है, ये सेमी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। राइट, तो इस बात को याद रखिएगा, दैट इज नॉट प्योर, दैट इज सेमी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। तो अब क्वेश्चन आपके मन में आ रहा होगा, सर प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कौन सी होती है? तो आंसर है स्मॉल टॉक। स्मॉल टॉक आपकी एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो सबसे पहली प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की कैटेगरी में आती है, और एग्जाम में ये क्वेश्चन भी बनता है कि सबसे पहली प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी है? तो आंसर क्या हो जाएगा गाइस? स्मॉल टॉक। नेक्स्ट देखिएगा, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एरर आर देयर इन सी प्लस प्लस? सी प्लस प्लस में टोटल कितने तरीके के एरर होते हैं? 1, 2, 3 या 4? तो टोटल आपकी 3 तरीके के एरर होते हैं सी प्लस प्लस के केस में, और ये एरर कौन कौन सी होती हैं? या तो सिंटैक्स तरीके की एरर होगी, या लॉजिक में एरर होगी, लॉजिकल एरर, या तो रन टाइम यानी एग्जीक्यूट करते समय एरर आएगी, दैट इज कॉल्ड रन टाइम एरर। तो 3 तरीके की एरर होती हैं
सिंटैक्स एरर, लॉजिकल एरर और रन टाइम एरर। क्लियर? नेक्स्ट देखिएगा, इंटीजर ए एरे दिया हुआ है यहां पर 5 6 7 8 9, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A3। इस तरीके का भी एक क्वेश्चन जरूर एग्जाम में मिलता है एरे के रिगार्डिंग। एरे बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एरे से कई सारे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो यहां पर कह रहा है A3, 3 मतलब प्लेस वैल्यू 3। एरे की शुरुआत हमेशा 0 से होती है, तो 0 5 को डिनोट कर रहा है, 1 प्लेस 6 है, फिर उसके बाद 7 है, फिर उसके बाद 8 है। तो यानी 3 प्लेस आएगी, ये कब आएगी? 0 1 2 3, यानी 8 यहां पर आपका करेक्ट आंसर बनेगा। तो थर्ड वन यानी 8 इज द करेक्ट वन। क्लियर है? तो प्लेस वैल्यू से आप इंडिकेट करेंगे, फर्स्ट पोजीशन 0 है, देन 1 है, देन 2 है, देन 3 है, देन 4 है। तो 4 अगर होता तो 9 हो जाता यहां पर आंसर, 0 होता तो 5 हो जाता आंसर। समझ रहे हैं इस चीज को? नेक्स्ट देखिएगा, व्हाट वाज द ओल्ड नेम ऑफ C++। जैसे बचपन का नाम होता है ना, वैसे ही C++ का भी एक बचपन का नाम था। वो बचपन का नाम नहीं जो आपको गाना याद आ रहा है यहाँ पर, बचपन का नाम है ना, भूल नहीं जाना, तो वो नहीं है ये। तो व्हाट वाज द ओल्ड नेम ऑफ C++? आंसर है यहाँ पर C विद क्लासेस, क्योंकि C सेमी ऑब्जेक्ट, C++ आपकी सेमी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, और जितने भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं वहां पर ऑब्जेक्ट का यूज होता है, क्लासेस का यूज होता है। तो ये क्या होगा? C विद क्लासेस। हम इतनी देर से आपको एक चीज बता रहे हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। बेसिकली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब होता क्या है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब होता है एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसको हम रीयूज कर पाए, जिसे हम एक बार बना लें, एक कोड को बना के रख लें और इस कोड को हम हर जगह अप्लाई कर पाए, इसे हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। तो आजकल देखिए प्रोग्रामिंग काफ़ी आसान हो गई है, क्योंकि कोड लगभग लगभग आपके सिमिलर होते हैं। तो जो प्रोग्रामर होते हैं वो क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का यूज़ करते हैं, कोड को बना के रख लेते हैं, फिर उस कोड को हर जगह पर रीयूज़ कर लेते हैं। इसी को हम बोलते हैं, इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जिसे हम इन शॉर्ट ऊप्स के नाम से जानते हैं, OOPS। नेक्स्ट, C# इज वाइडली यूज्ड फॉर डेवलपिंग। तो C के बारे में हमने कुछ समझा, C++ के बारे में हमने कुछ समझा, C# के बारे में भी देख लेते हैं। कह रहा है C# का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, क्या डेवलप करने के लिए किया जाता है। तो बेसिकली जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, इसका इस्तेमाल हम लोग सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए करते हैं, एप्लीकेशंस डेवलप करने के लिए करते हैं। तो C# का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? डेस्कटॉप एप्लीकेशंस के लिए, यस, वेबसाइट एप्लीकेशंस, वेब एप्लीकेशंस, वेब सर्विसेज के लिए। तो आंसर है इन सभी के लिए करते हैं। ऑल ऑफ दीज यहां पर करेक्ट आंसर होगा। समझ पा रहे हैं आप इसको? नेक्स्ट देखिए, C# डेवलप्ड बाय whom। किस कंपनी के द्वारा ये C# डेवलप की गई है? तो बहुत ही पॉपुलर तरीके का क्वेश्चन है। C# एक .NET प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करती है, और इसके पीछे जो कंपनी है वो कौन सी है? माइक्रोसॉफ्ट है। तो आंसर यहां पर आपका होगा थर्ड वन, दैट इज माइक्रोसॉफ्ट। नेक्स्ट, इन C# सेव द फाइल यूजिंग डैश। कह रहा है C# में जब हम किसी भी सोर्स कोड को बनाते हैं, किसी भी फाइल को क्रिएट करते हैं, तो फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, उसे हम किस नाम से सेव करते हैं? तो C# की फाइल को सेव करने के लिए .cs का यूज किया जाता है। किसका यूज करते हैं? .cs। C मतलब C और S का मतलब शार्प। तो आंसर क्या होगा? इन C# सेव द फाइल यूजिंग C# यानी CS एक्सटेंशन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ट्रू अबाउट C#। तो ऐसे स्टेटमेंट आपको देखने को मिलते हैं एग्जाम में कि दिए हुए स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन आप तभी कर पाएंगे जब आपको एक परफेक्ट नॉलेज होगी टॉपिक के बारे में। तो इट इज कंपोनेंट ओरिएंटेड, इट इज अनस्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज, इट इज इजी टू लर्न, इट इज अ पार्ट ऑफ .NET फ्रेमवर्क। तो ये कंपोनेंट ओरिएंटेड है, यानी C# भी आपकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज में से आती है। तो ये भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, यानी कंपोनेंट ओरिएंटेड है। सही है स्टेटमेंट। इट इज अनस्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज, बिल्कुल नहीं, ये स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज है। जैसे आपकी C है, C++ है, वैसी C# भी आपकी एक स्ट्रक्चर को ही फॉलो करती है। तो यानी सेकंड वाला स्टेटमेंट आपका क्या हो गया? फॉल्स हो गया। जबकि
लर्न करना इसको आसान है, बिल्कुल सही बात है। इट इज़ द पार्ट ऑफ डॉटनेट फ्रेमवर्क, अभी हमने आपको बताया था कि डॉटनेट फ्रेमवर्क पर ही ये काम करती है, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा डेवलप की गई है, राइट। नेक्स्ट देखिए, CLI इन सी शार्प स्टैंड्स फॉर, कह रहा है सी शार्प में एक टर्म होता है CLI, इसकी फुल फॉर्म क्या है ये बताइए। तो CLI की फुल फॉर्म बनेगी कॉमन लैंग्वेज इंफ्रास्ट्रक्चर। CLI यानी सी शार्प एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करता है डॉटनेट प्लेटफॉर्म के ऊपर, और इस इंफ्रास्ट्रक्चर को बोला जाता है CLI, दैट इज कॉमन लैंग्वेज इंफ्रास्ट्रक्चर। नेक्स्ट, द नेम जावा इज नोन टू द वर्ल्ड एज, देखिए जावा एक बहुत ही पॉपुलर लैंग्वेज मानी जाती है हाई लेवल के सेंस में। मैक्सिमम जितने भी ज़्यादा गेम्स होते हैं आप देखते हैं, जितने भी आपके प्ले स्टोर पर गेम्स होते हैं या एप्लीकेशंस होती हैं, वहाँ पर जावा प्रोग्रामिंग का एक बहुत बड़ा रोल है। जावा डेवलपर्स भी बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, और एक ऐसी लैंग्वेज मानी जाती है जिसके थ्रू हम आसानी से कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी गेम्स, कोई भी कंसोल डिज़ाइन कर सकते हैं। तो बहुत ही पॉपुलर लैंग्वेज है ना, ये मर जावा लुट जावा वाला नहीं है, दैट इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नोन एज जावा। तो द नेम जावा इज नोन टू दी वर्ल्ड एज, दुनिया इसे किस नाम से जानती थी पहले जब ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं थी। तो जावा बेसिकली है क्या, ये टी ब्रांड है, कॉफ़ी ब्रांड है, आइसलैंड है इंडोनेशिया में, या रेगी मॉल्ट जूस का नाम है। तो आंसर है एन आइसलैंड इन इंडोनेशिया, इंडोनेशिया में एक आइसलैंड है जिसका नाम है जावा, और इसके बाद ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी बनी जिसका नाम हुआ जावा। मिस्टर जेम्स गॉसलिंग जी के द्वारा इसको डेवलप किया गया है, सन माइक्रो सिस्टम ने इसको डेवलप किया है, यानी सन माइक्रो सिस्टम वो कंपनी है जिसने डेवलप किया, जेम्स गॉसलिंग वो पर्सन है जिन्होंने डेवलप किया, और फिलहाल ये ओरेकल के पास जा चुकी है, क्योंकि सन माइक्रो सिस्टम से ये ओरेकल में कैप्चर हो चुकी है, ओरेकल ने इसको खरीद लिया है, तो अब फिलहाल ये ओरेकल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ जावा प्रोग्राम इज फर्स्ट डैश देन डैश, कह रहा है जो जावा के प्रोग्राम्स होते हैं उनको सबसे पहले हम क्या करते हैं। तो जावा के प्रोग्राम्स को सबसे पहले क्या किया जाता है सोचिएगा, पहले कंपाइल किया जाता है और फिर इसको रन किया जाता है, मतलब एग्जीक्यूट किया जाता है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि जावा प्रोग्राम्स में कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों का यूज़ होता है। बाइट कोड का यहाँ पर यूज़ किया जाता है, जो कि बहुत ही फेमस टर्म है। बाइट कोड, JVM जावा वर्चुअल मशीन का यूज़ होता है, JDK जावा डेवलपमेंट किट का यूज़ होता है, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट क्रिएट होता है। तो जावा के जो प्रोग्राम्स हैं वो सबसे पहले क्या करते हैं, कंपाइल, फिर उसके बाद क्या होते हैं, रन। तो आंसर क्या होगा, सेकंड इज दी वैलिड वन। क्लियर है। नेक्स्ट देखिएगा, जावा वॉज डेवलप्ड बाई दी कंपनी, जावा को किस कंपनी के द्वारा डेवलप किया गया। तो सन माइक्रो सिस्टम यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। तो ये थी आपकी बेसिकली प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, इस पर बहुत सारे तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में पुटअप होते हैं। तो यहाँ पर हमने आपको बताया है कि ये लेवल जो क्वेश्चन का होता है वो कैसा रहता है, स्टेटमेंट वाइज भी क्वेश्चन आते हैं, प्रोग्रामिंग से आउटपुट वाइज भी आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आई होप सो कि इन 25 में से आपको 25 क्वेश्चंस समझ में आए होंगे। कहीं पर कोई भी डाउट आपको हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके पूछिएगा। सेशन आपको पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि सचिन अरोड़ा सर यानी मैं ऐसी ही वीडियोस आपके लिए लेकर आता रहता हूं। बाकी अगर आप कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं ओ लेवल की, तो आप बैच से भी कनेक्ट हो सकते हैं, और किसी भी क्वेरी के लिए आप दिए गए नंबर्स पे कॉल करके भी पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर। बहुत जल्द हाजिर होंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू वेरी मच।